आज हम लोग 13 जनवरी को एनटीपीसी में पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। पहला सवाल, x y से 25% अधिक हो तो y x से कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन कहता है y x से 25% अधिक है, मतलब x y से 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 125 है, ये क्वेश्चन कहता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है। y x से कितना प्रतिशत कम है तो तुलना x से हो रहा है, मतलब 125 से हो रहा है। कितना कम है? 25 गुना 100, इतना ही परसेंट कम होगा और कुछ करने का जरूरत नहीं। क्या किए हम लोग, एक बार फिर ध्यान दीजिए। y x से कितना प्रतिशत कम है, तुलना तो x से हो रहा है तो तुलना x मतलब x से भाग लगा देना है। ऊपर में क्या लिखेंगे, जितना कम होगा फिर 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर है। 25 25 और 5 से 20 बार में। आइए 20% कम है। अगला सवाल, a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर 6:1 तथा c अनुपात d बराबर 2:3 हो तो a अनुपात d निकालें। a अनुपात d पहला और अंतिम, इसका अनुपात जब भी पूछेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, गुना कर देंगे 4/5, 6/1 और 2/3 को, और कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं है। 3 से इसको काट देंगे, कितना, 2 बार में, 2 दूना 4, 4 चौक 16:5, ये आपका आंसर होगा। अब कहिए इसको गुना क्यों कर देंगे हम, तो गुना इसलिए कर देंगे कि आपका समीकरण क्या है, a/b बराबर क्या है, 4/5। दूसरा समीकरण आपका क्या है, b/c बराबर क्या है, 6/1। तीसरा समीकरण क्या है, c/d बराबर क्या, 2/3। तीनों समीकरण को गुना कीजिएगा तो यही दिखेगा, और गुना करने से होता क्या है, c कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, ad। इसीलिए हम लोग को डायरेक्ट गुना कर लेना है, इतना करने का जरूरत नहीं है। अब इसी सवाल में थोड़ा सा और अलग कुछ आपसे पूछ दे कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकाले तो क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। 4:5 ये हमने लिखा क्या, a अनुपात b, फिर हम लोग लिख रहे हैं b अनुपात c। अब यहाँ b था तो b के सामने b को लिखेंगे, फिर c को लिखेंगे, फिर c अनुपात d 2:3, c यहाँ है तो c यहाँ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखे, a b b c c a। अब a b c d का अनुपात जानने के लिए आपको ऐसे सीधे गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 दूना 48, ये a का मान होगा। फिर यहाँ से आना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऐसे, फिर इधर जाना है, 6 25 30 दूना 60, फिर अब यहाँ से फिर ऐसे, तो 5 और 10, और फिर सीधे ऐसे चले जाएंगे 5 या 15। ये आपका रेशियो होगा किसका, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का, a b c d। यहाँ से भी आप ad का मान बता सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ad ही चाहिए तो a का मान क्या निकाले, 48, और इसका मान 15। यही तो आपका आंसर है। यहाँ देखिए तो गौर से, 48 और 15, इसमें जो कॉमन है काट लेंगे, 3 से 16 बार में, 3 से 5 बार में, 16:5 यहाँ से भी मिल जाएगा। तो यहाँ से सबका मान निकलेगा a b c d, लेकिन सिर्फ a और d चाहिए तो यहाँ आपका समय बचेगा, क्योंकि सबको गुना कर देना है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक त्रिभुज a b c है और BC को बढ़ाकर आगे एक बहिष्कोण बना हुआ है और उस बहिष्कोण का मान 110 डिग्री दिया हुआ है। एक कोण का मान 55 है और एक कोण का मान पूछ रहा है। अब आप जानते हैं ये बाह्य कोण का मान जो होता है सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। नहीं समझे, सीधा ये जानिए, बाह्य कोण का मान इस बगल वाले कोण को छोड़कर अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है।
अब ये 55 है, ये थीटा है, 55 है थीटा बराबर 110, थीटा का मान क्या 55। अगर ये बाह्य कोण का बात आपके ध्यान में ना हो तो आप ये कर सकते हैं, ये 110 है तो ये कितना है 70 है। अब यहां से 180 डिग्री पूरा दीजिए तो भी आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को 1350 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 14.5% का लाभ होता, क्रय मूल्य बताएं। पहली स्थिति में वस्तु को 8% घाटे पर बेचा गया है, फिर क्वेश्चन कहता है इतना रुपया अधिक में बेचा जाता तो 14.5% का लाभ होता। तो पहली स्थिति में 8% की हानि, दूसरी स्थिति में 14.5% का लाभ, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, दोनों में डिफरेंस 22.5% का। क्या ये अंतर 22.5% का होगा क्या? अगर इस बात को और अच्छे से समझना है तो आप ये देखिए, 8% घाटे में बेचे हैं तो कितना बेचे हैं, विक्रय मूल्य क्या 92%। 100% आपका सीपी होगा ना, 8% कम में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट में बेच रहे हैं, 92% में। फिर 14% लाभ ले रहे हैं तो आप कितना बेच रहे हैं, 14.5%, तो आप 114.5% में बेच रहे हैं। तो 92.5 और 114.5 कितने का अंतर, ये इससे कितना अधिक है, तो 22.5%। यहां साफ साफ दिख रहा है, मतलब दोनों विक्रय मूल्य में 22.5% का अंतर। और ये अंतर जो हुआ है किसके वजह से, अधिक में बेचने से। अगर अधिक में नहीं बेचते तो क्या दूसरी स्थिति में लाभ होता, क्या नहीं होता। तो 22.5% का जो अंतर हुआ है वो किसके वजह से, 1350 अधिक में बेचने से। तो 22.5% का मान इतना, तो 100% का मान कितना, 100%, यानी आपका सीपी आंसर आ गया 1350 बटे 22.5, 22.5 को 45/2 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, और गुना 100। 45 से ये 3 बार में कटेगा, 3 दूना 6 और उस पर 3 0, ये उसका सीपी होगा जिस वस्तु को बेचा जा रहा है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, यदि P बराबर 5 + 2√6 यही दिया हुआ है ना, तो P/1 बराबर इतना बाय 1, इस बात में कोई दिक्कत क्या नहीं। अब इसको उलट देंगे तो ये 1/P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/5 + 2√6 होगा ना। इसको कंजुगेट से गुना कीजिए या उसका आवश्यकता नहीं है, आप सीधा क्या कीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसका साइन बदल जाएगा और नीचे क्या बचेगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर बराबर क्या लिखाएगा, देखिए जरा सा 5, फिर क्या लिखिएगा आप माइनस, क्यों माइनस लिखिएगा, साइन बदल जाएगा 2√6 बटा नीचे क्या लिखना है, तो इन दोनों के वर्गों का डिफरेंस जो सामान्यतः 1 ही आता है, ऐसे आपको चेक कर लेना है। 5 का स्क्वायर क्या 25 और इसका स्क्वायर क्या 24, 25 - 24 बराबर क्या 1। तो आपको पता है P का मान और आपको पता है 1/P का मान, दोनों को जोड़िए तो क्या आता है, इसका मान है 5 + 2√6, इसका मान है 5 - 2√6। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो P + 1/P का मान क्या 10। इस फॉर्म में हम लोग आ गए जिस फॉर्म में आपका सवाल है। बस फर्क ये है कि आपके सवाल में स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो अब बचा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो ये होगा ना, और ऐसे स्थिति में P² + 1/P² का मान हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इसका वर्ग में सिर्फ 2 घटा देना है। कैसे, देख लीजिए, P² 1/P² प्लस क्या 2P 1/P, और यहाँ क्या 100, और यही 2 उधर जाके घट जाता है जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा 98, ये आपका आंसर है। मतलब यहाँ आने के बाद तो शायद पेन लगाने का आवश्यकता नहीं था। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, यदि fx बराबर इतना तो x के जगह जब 2 हो तब मान क्या होगा, यही सवाल है।
अब एफ एक्स, यहाँ x है और यहाँ x का मान 2 दे दिया है, तो जहाँ भी x है वहाँ 2 दे देंगे हम लोग। तो 2 + 1 2 - 1 यानी 3/1 = 3। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 40 छात्रों का औसत भार 12.4 kg प्राप्त किया गया, परंतु एक छात्र का भार 84 kg के बदले 48 kg लिख लिया गया। ये क्वेश्चन कहता है तो शुद्ध औसत क्या होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, 40 छात्रों का औसत निकाला गया, लेकिन वहां एक मिस्टेक हो गया। एक छात्र का भार 84 kg था, उसको 48 पढ़ लिया गया, और वजन अगर गलत पढ़ लिया गया तो औसत भी गलत निकला होगा। वही क्वेश्चन कहता है शुद्ध औसत क्या है। भार था कितना 84, पर कितना लिया गया 48, मतलब 36 कम पढ़ा गया। यानी सुधारेंगे, 48 के बदले फिर से 84 लिखेंगे तो 36 बढ़ेगा ना। 36 बढ़ेगा किस में, 40 में। तो देखिए तो औसत कितना बढ़ रहा है 0.9। इसका मतलब जब हम सुधारेंगे तो 0.9 हमारा औसत बढ़ जाएगा, और औसत है कितना 12.4, 0.9 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा 13.3 kg। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, औसत से 8 पुरुषों की समिति में 2 पुरुष जिनकी आयु क्रमशः 35 वर्ष तथा 45 वर्ष है के स्थान पर 2 महिला सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार इस समिति के सदस्यों का औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है, तो महिलाओं की औसत आयु क्या है। बहुत आसान सा सवाल। यहाँ हम लोग कोई XYZ नहीं मानने जा रहे हैं। 1 2 3 8 इतने सदस्य हैं। यहाँ 2 व्यक्ति यहाँ से चले गए जिनकी आयु 35 वर्ष प्लस 45 वर्ष, यही ना। आप देख रहे हैं यहाँ से जाने वाले 2 व्यक्ति के उम्र का योग कितना है 80 वर्ष है। अगर 2 नए आने वाले व्यक्ति का भी उम्र 80 वर्ष हो तो औसत तो मेंटेन हो जाएगा। 2 व्यक्ति बाहर गए जिनकी आयु 80 वर्ष है, कुल मिलाकर 2 व्यक्ति को लाते हैं, फिर उनकी आयु भी अगर 80 वर्ष है तो औसत मेंटेन हो जाएगा। मतलब आने वाले का उम्र भी अगर 80 हो तो औसत वही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता नहीं, उनके आने से औसत 2 बढ़ जाता है, तो औसत 2 बढ़ने का मतलब क्या, 8 का 2 बढ़ना, मतलब 8 दूना 16, 16 अधिक होना, मतलब आने वाले 2 नए व्यक्ति 2 महिलाओं का योग, उम्र का योग क्या होगा, तो 96, औसत क्या होगा 48। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। या अगर इस बात को समझने में कोई परेशानी है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितना उम्र का 2 व्यक्ति बाहर गया, उतना ही उम्र का 2 व्यक्ति अगर उस समूह में आ जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जाने वाले 2 व्यक्ति का उम्र कितना 35 और 45 यानी 80। अब सपोज करते हैं 2 व्यक्ति अंदर आता है, वो भी दोनों मिलकर 80 वर्ष का है, तो 80 वर्ष का होगा तो क्या होगा, औसत जो पहले था वही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहता नहीं, इन दोनों के आने से औसत 2 वर्ष बढ़ा है। औसत 2 बढ़ना मतलब सबका 2-2 बढ़ना, सबका 2-2 बढ़ना मतलब 8 का 2-2 बढ़ना, यानी 8 दूना 16 अधिक होना। तो 80 से 16 अधिक होगा तब तो औसत बढ़ाएगा। 80 होने से तो औसत मेंटेन होगा, 16 और होगा तो क्या होगा, 2-2 बढ़ जाएगा। मतलब आने वाले का कुल उम्र कितना होना चाहिए 96। 80 किस लिए, औसत मेंटेन करने के लिए, 16 किस लिए, औसत को बढ़ाने के लिए, तो 96 चाहिए ना। 96 किनका उम्र, 2 व्यक्ति का, 2 महिला का, उसमें 2 से भाग लगा देंगे तो औसत नहीं निकलेगा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है a + b√2 का होल स्क्वायर बराबर 19 + 6√2 हो तो a और b। यही सवाल पहले भी पूछ चुका है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। यहां थोड़ा सा बदल दिया है।
यहाँ क्या है a प्लस बी रूट 2। अब ये स्क्वायर जो है उसको उधर भेज देते हैं तो क्या नजर आएगा 19 प्लस 6 रूट 2। ऐसा होगा क्या होगा। अब इस रूट को हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इस 6 रूट 2 को क्या हमको चाहिए सिर्फ 2, हमको 6 नहीं चाहिए सिर्फ 2 चाहिए। 3 को रूट के अंदर भेज देंगे तो रूट के अंदर क्या होगा 9 और 2 यहाँ हो जाएगा 18 और प्लस ये क्या 19। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 प्लस 1 प्लस 2 रूट 18। अब क्या लिख सकते हैं 18 का रूट भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसका रूट भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे रूट 18 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे ना। और उस पर तो रूट पहले से है ही, तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचा रूट 18 प्लस 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे रूट 18 को 3 रूट 2, 9 दूना 18, 3 बाहर निकल जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे अब इस a प्लस बी रूट 2 बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 रूट 2। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब a का मान क्या 1 और b रूट 2 का मान 3 रूट 2, तो b का मान क्या 3। a बराबर 1 और b बराबर 3, ये आपका आंसर होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल 12 सेंटीमीटर का एक घन है और 12 सेंटीमीटर वाले एक और घन को इसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन कहता है। देखिए एक और घन हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो लंबाई दुगुना हो जाएगा। ये 12 है और ये 12 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 24, ऊंचाई वही रहेगा, चौड़ाई वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ एक ही भुजा बढ़ेगा ना। तो सिर्फ L का मान 24, B का मान वही 12, H का मान वही 12, B और H में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। अब क्वेश्चन कहता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। आइए हम लोग इसका फॉर्मूला रखें, फिर एक और तरीका देखेंगे जहां कहीं पेन लगाने का जरूरत नहीं होगा। आइए अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालें तो लिखेंगे 2 इंटू एल बी बी एच एल एच। अब 2 L का मान 24 गुना 12, फिर क्या 12 गुना 12, फिर क्या 24 गुना 12 और 2 इसका मान होगा 12 गुना 12 गुना 2 यानी 144 288 प्लस क्या 144 प्लस क्या 288। अब इन सब को जोड़ते हैं तो ये 720 आता है, तो 2 गुना 720 बराबर 1440। ये आपका आंसर होगा 1440 वर्ग इकाई। लेकिन इस क्वेश्चन में तो शायद पेन लगाने का जरूरत नहीं था, हम लोग इतना काम कर गए, क्या आवश्यकता था पेन लगाने का। अगर हम लोग ऐसे सोचते, आइए आप सिर्फ एक फेस को देखिए तो गौर से, उस घन का भुजा 12 है तो एक फेस का क्षेत्रफल कितना होगा 144 होगा क्या, एक फेस का क्षेत्रफल 144 होगा, 12 गुना 12 144, और 10 फेस का क्षेत्रफल कितना होगा 144 गुना 10, ये आपका आंसर होगा 1440। अब कहिए ये 10 कहां से आया, 2 घन है ना हमारे पास, 2 घन है तो दोनों में 6-6 पृष्ठ होगा ना, और जब 2 घन को सटाएंगे तो 2 पृष्ठ गायब हो जाएगा, जो 2 पृष्ठ सटेगा वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। तो 2 घन जब अलग अलग है तो दोनों में 6-6 सतह है, और जैसे सटाएंगे 2-2 इसका एक सतह गायब हो जाएगा, तो 10 सतह बचेगा ना। 12 सतह था 10 सतह बचा, तो 10 सतह का क्षेत्रफल 10 गुना नहीं होगा क्या, एक सतह का क्षेत्रफल 144, 10 सतह का क्षेत्रफल 1440। क्या पेन लगाने का जरूरत था क्या, नहीं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल एपी से है 4, 8, 12, 16 इसी तरह 512
में पदों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने पद होंगे। यानी हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब टीएनथ नंबर क्या दिया है 512 बराबर पहला पद क्या दिया है 4 प्लस n तो हमको चाहिए ही, d का मान कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 4, यहाँ पुट कर देते हैं। अब सबको इधर भेज दीजिए, n को उधर रखना है, 4 इधर भेजेंगे तो घट जाएगा 508 बटा क्या 4 बराबर क्या n माइनस 1। अब ये कटेगा 127 बार में और इसको 1 को भेज दीजिए, n बराबर क्या 128 आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक आयत है ABCD जिसका परिमाप 34 दिया हुआ है, क्षेत्रफल 60 दिया हुआ है, तो विकर्ण पूछ रहा है। अगर हम लोग फॉर्मूला रखें और सीधा सीधा चलना शुरू करें तो शायद बहुत समय लग जाए। आप देखिए परिमाप क्या दिया है 34, यानी L प्लस B का मान क्या होगा 17, L प्लस B का मान 17 और 60 क्या होगा L इंटू बी का मान। तो यहां से आप देख सकते हैं कि L और B का मान क्या रखें कि गुणनफल 60 हो और योगफल 17 हो। तो 12 5 60 होता है क्या, और 12 5 क्या होता है 17। इसका मतलब है कि यही हम लोग को रख लेना है, यही भुजा होगा। लंबाई का मान 12, चौड़ाई का मान 5, तब तो 17 होगा। और L इंटू बी 12 गुना 5 60 होगा, दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए भुजा यही होगा। और ये 12 है, ये 5 है, तो इसको तो 13 होना ही होगा। पाइथागोरीय त्रिक बिंदु हम लोग को पता है 12 5 13 पाइथागोरीय त्रिक बिंदु है। एक भुजा 12 एक भुजा 5, तो तीसरा कर्ण जो होगा वो 13 ही होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b टेन थीटा हो तो a बटे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो सबसे पहले वहां क्या है a बटे x, तो यहाँ a बटे x लाने के लिए x को इधर लाएंगे तो a बटे x और साइन थीटा को इधर लाएंगे तो 1 बटे साइन थीटा होगा। और अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग, और यहाँ क्या हो जाएगा। और फिर हमको क्या चाहिए b बटे वाई, तो y को इधर भेजेंगे तो b बटे वाई होगा। टेन थीटा को इधर ले आएंगे तो 1 बाय टेन थीटा होगा। अब चूंकि यहाँ भी वर्ग है तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो यहाँ क्या दिखाई देगा ये। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या नजर आएगा, देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी इसका मान क्या निकला 1। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और D इस त्रिभुज को BC के समानांतर काटती है, तो क्वेश्चन कहता है x का मान चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि यदि कोई समानांतर रेखा काटती है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात वही होता है जो इन दोनों भुजाओं का होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं AD बाय DB बराबर क्या AE बाय EC। AD का मान कितना x, DB का मान कितना x माइनस 2, फिर यहाँ क्या है x प्लस 2 और यहाँ क्या है x माइनस 1। इसी को हल कर लेंगे, x का मान आएगा, x का ही मान तो पूछ रहा है। ये हम लोग लिख सकते हैं कहाँ से, थेल्स प्रमेय से।
थेल्स महोदय के द्वारा कहा गया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को आनुपातिकता विभाजित करती है। आइए अब हम लोग मान निकालें, इसको गुना करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, एक्स बराबर क्या 4, ये आपका आंसर है। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन पूछे गए सवालों के साथ।